नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कुछ जो कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि वीडियो का समय क्या है, तो लगभग जो आपको 8 बजे जो है हर रोज़ वीडियो आपको मिल जाती है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और यहाँ पर आपको भी समय दिया जाएगा अपने आंसर देखने का, ताकि आपको भी पता लग जाए कि इनमें कौन सा आंसर सही है। और उसके बाद जो आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामह के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो महर्षि पतंजलि। और इनका द्वारा रचित है महाभाष्य। तो इसमें जो है अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है ये किया गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता किन की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या गोस्वामी गोकुलनाथ की। तो ये जो यहाँ पर रचना जो मानी गई है ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इसमें आंसर रहेगा, गोस्वामी गोकुलनाथ की। और वल्लभाचार्य के पोते एवं गोसाई विठलनाथ के बेटे गोसाई गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ की रचना की है, और यह ब्रज भाषा गद्य में रचित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 343, 434, 334 या 445 में। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, 343 में। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? तो यह क्वेश्चन है अल्लाह ये किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या वसंत ऋतु में। तो आल्हा जो गाया जाता है ये वर्षा ऋतु जो है इसमें गाया जाता है। जगनिक की रचना परमाल रासो ये मूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे अल्लाह के नाम से, अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। और वीर गीत गेय है, आज तक इसकी लोकप्रियता बरकरार है, और वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बीसल देव रासो के रचयिता जगनिक, नरपति नलह, चंद्रबरदाई या सारंगधर। तो बीसल देव रासो के जो रचयिता, और इसके जो यहाँ पर रचयिता है ये ऑप्शन बी वाले हैं, नरपति नलह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंदोई में हिंदुस्तानी ये रचना है कीथ, गियरसन, गार्सन दत्तासी या गिलक्रास्ट की। तो इंदोई में हिंदुस्तानी ये जो रचना, और ये किन की है? तो ये ऑप्शन सी वाले रहेंगे, गार्सन दत्तासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र, और इसका जो क्षेत्र है ये ऑप्शन डी वाला है, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से कवि अष्टशाप के नहीं हैं? तो इनमें से कौन से कवि है जो अष्टशाप से नहीं है? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास या रैदास। और यहाँ पर है ऑप्शन डी, रैदास। अगला क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी ये रचना है रहीम, रसखान, नूर मोहम्मद या चित स्वामी की। तो अनुराग बांसुरी, और ये है ऑप्शन सी, नूर
मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन हो रही। ये जो काव्य पंक्ति है ये किन कवि की है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद या फिर देवकी। और इन पंक्तियों का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए पद्माकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। तो ये पंक्तियां हैं यहाँ पर कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की ये काव्य पंक्तियां हैं? सियाराम शरणगुप्त की, मैत्री शरणगुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम या जगदीश गुप्ता की। तो इन पंक्तियों का जो संबंध है ये ऑप्शन बी वाली है, मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिव शंभू के चिट्ठे, इनके लेखक बताना है अपने। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, श्रीनिवास दास है या बाल मुकुंद गुप्त है। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक इनमें से कौन है? और यह है ऑप्शन डी वाले, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया एक उपन्यास है। अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या अंतराल। तो देश विभाजन को ये लेकर लिखा गया एक उपन्यास है और यह है इनमें से ऑप्शन बी वाला, झूठा सच। तो ये यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके 2 खंड हैं, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। 1942 से लेकर 1952 तक के भारत को कथा की आधार भूमि इसमें बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, धातुसेन प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या स्कंदगुप्त। तो धातुसेन प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं? और ये जो पात्र हैं ये ऑप्शन रहेंगे डी वाले, स्कंदगुप्त के। इस नाटक के अनुसार धातुसेन स्कंदगुप्त के एक साथी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा एक यात्रा वृत्त है? चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्तर, अपनी खबर, पथ के साथी। तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? तो यात्रा वृत्त इनमें कौन सा है? और ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, चीड़ों पर चांदनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नया ज्ञानोदय। यहाँ पर संधि भी हो जाती है और ऊ में ओ गुण, अगर कई बार एग्जाम में क्या है संधि दे दी जाती है तो और ऊ में ओ गुण हो जाता है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या ज्ञान रंजन। तो इस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? और ये है ऑप्शन बी वाले, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय और ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्यंजना शक्ति से 3 प्रकार की जो शक्तियाँ बताई गई है, आविदा, मूला, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना शक्ति का कार्य है मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्य अर्थ की व्याख्या करना या मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक और अर्थी व्यंजना। अब व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? इसका है ऑप्शन डी वाला, मुख्य अर्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ को व्यक्त करना, जो बात नहीं कही गई है उसको सामने रखना। नेक्स्ट आ जाता है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं इनमें से देरिदा, लेविस, फुकुयामा या ग्रामसी। तो इसके जो है यहाँ पर ये है ऑप्शन ए वाले, देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक का नाम जैक देरिदा है। पूरा नाम कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो पूरा नाम है जैक देरिदा।
जो फ्रांस के दार्शनिक, भाषाविद और आलोचक हैं। नेक्स्ट है, काव्य में निहित व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ये है ऑप्शन सी वाला, टी.एच. इलियट ने। कब की थी? 1888 से 1965 तक इनका संबंध रहा है काव्य में निर्व्यक्तिकता से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन अभिकथन वाले जो क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्थापना है, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, और तर्क है कि लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें तर्क बताना है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, गलत ए गलत और आर सही, या ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो आपने बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ऑप्शन बी जो ये माना गया है, ए और आर दोनों सही है। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है और लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार के जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थापना, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। तो इनमें बताना है कि कौन सा सही है, गलत है, सही, कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सही आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही है। पंक्तियों से भी आप जाइए देख सकते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं बही होगी, तो वेदना जो है, पीड़ा कुछ ऐसी जो है यहाँ पर इसमें कवि अपनी बात ये बता रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है स्थापना, भारतेंदु योगेन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही जो इसमें आपने बताना है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन बी वाला है, ए सही है और आर गलत है कि भारतेंदु योगेन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्थापना, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी है और हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपने बताना है, और इसमें जो रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, ए और आर दोनों ही यहाँ पर इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन है स्थापना से, नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका ही कर सकती है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। तो यहाँ पर भी आपने सही गलत इसमें बताना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आर सही है, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। तो सही अनुक्रम ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी, प्रदीप, हंस। तो सही क्रम इनमें कौन सा है, और सही क्रम है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपने कालक्रम के अनुसार इनको सही बताना है। तो सही कौन सा है यहाँ पर, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा, गुरु। तो ये उपन्यास है, उनका सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला।
परीक्षा, गुरु और कंकाल, शेखर एक जीवनी। उसके बाद है सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु जो है ये लाला श्री निवास दास के द्वारा रचित है, और कंकाल ये जयशंकर प्रसाद की है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। सूरज का सातवां घोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम, तो इनमें जो यहाँ पर सही क्रम जो रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है। गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम इनमें कौन सा है। तो नाटकों का सही अनुक्रम आपने बताना है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो इनका सही जो क्रम है यहाँ पर कौन सा है। तो सही क्रम जो इनमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए वाला ही है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। और ये मोहन राकेश के नाटक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम इनमें कौन सा है। पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे। तो यहाँ पर भी सही जो क्रम है वही है, आपने इसमें बताना है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर सही क्रम जो है ये ऑप्शन बी वाला है। बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। और बुद्धू का कांटा इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूस की रात आपको नाम से ही पहचान गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई है। और उसके बाद है पत्नी जैनेन्द्र कुमार और परिंदे निर्मल वर्मा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का जो सही अनुक्रम इनमें से क्या है। तो यहाँ पर भी सही क्रम ही आपने बताना है और क्या है आत्मकथाएं हैं। अपनी खबर, आज की अतीत, क्या भूलूं, क्या याद करूं और अर्धकथा। तो इनमें जो यहाँ पर सही क्रम अगर हम देखें तो इनमें भी जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। अर्धकथा, अपनी खबर, क्या भूलूं, क्या याद करूं, आज के अतीत। अर्धकथा के जो रचनाकार है, आत्मकथाकार है बनारसी दास जैन। अपनी खबर के रचिता है पांडे बेचैन शर्मा उकर। क्या भूलूं, याद करूं, ये भी आपको पता होगा, बच्चन जो है उनके द्वारा रचित है। और आज के अतीत अखिलेश की है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो इनका भी सही क्रम इनमें कौन सा है। और यहाँ पर जो इसमें सही क्रम जो है ये ऑप्शन बी वाला है। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। प्रिय प्रवास के जो रचिता ये हरिओग है। साकेत मैथिली सेनगुप्त, कामायनी ये प्रसाद की है और लोकायतन पंत की है। तो इस प्रकार से ये इनके रचिता हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी आपने इनका सही क्रम ही बताना है। अलंकारिता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। अलंकारिकता एक रीतिकाल युग है। इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की है। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का है और क्षणवाद का संबंध नई कविता से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आलोचना पत्रिका के संपादकों का जो सही
अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम कौन सा है? और इसमें जो हम सही देखें तो हमारा जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नए दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये क्रम रहेगा। तो ये तो जो थे हमारे यहाँ पर हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, मैश, स्टार, ट्री या फिर रिंग। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन रहेगा ए वाला, मैश। मैश जो है ये टोपोलॉजी में नेटवर्क में स्थित सभी कंप्यूटर्स अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे केबल के द्वारा जुड़े होते हैं और ये नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन एवं वृक्ष आच्छादन है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, 3.59 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इको फोटोग्राफी या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ये है ऑप्शन बी वाला, तो इसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संबंधित विकल्प आपने बताना है। 15 जैसे 32 है ऐसे ही 32 का बताना है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें 15 दूनी 30 और 2 32, ऐसे ही 32 दूनी 64 और 2 66। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये चल रहा है 15 दूनी प्लस में 2, तो ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में कुल वन आच्छादन। राज्य में कुल वन आच्छादन है 1588 वर्ग किलोमीटर में, 1409, 1104 या 463 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है 1588 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्र ये कितना पाया जाता है? 1158, 2152, 1559 या 152 वर्ग किलोमीटर। तो कुल संरक्षित वन क्षेत्र, और यहाँ पर भी ऑप्शन रहेगा ए, 1158 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं, एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड या डीमॉड्यूलेटेड। तो कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं, और यह है ऑप्शन बी, डिजिटल। अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश के, संवेग, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान। तो लेंस का नियम, और यह है ऑप्शन सी, ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? माँ है, बहन है, बेटी या फिर भतीजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीक बोला कि यह गुंजन मेरे पिता की सास, पिता की सास क्या हुई उसकी नानी, के पति नाना की एकमात्र बेटी उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध क्या बना, तो उसकी बहन ही तो बनी, क्योंकि
पिता, यहाँ से देख सकते हैं प्रतीक बोला गुंजन, वह मेरे पिता, मतलब उसके पिता की सास उसकी क्या लगी, उसकी नानी, के पति नाना, की बेटी मतलब उसकी माता मम्मी, और उसकी लड़की मतलब उसकी बहन। तो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी या फिर कुश्ती? तो हरियाणा का राजकीय खेल, और ये है ऑप्शन डी, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का विषय है संज्ञा सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषयों में? तो शिक्षा का जो विषय ये है समवर्ती सूची में। संविधान निर्माण के समय शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, लेकिन जो 42वां जो संविधान में संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में, उसके पश्चात शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो अगर पहले वाला आ जाए तो ये राज्य में था, पहले था राज्य में, फिर ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके बाद जो है समवर्ती सूची में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिन एक विद्यार्थी 2 से 1/2 किलोमीटर घंटा की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर घंटे की वृद्धि कर देता है तथा स्कूल समय में 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर व स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो बताना है 2, 1.5, 1 या 1 से 3/4 किलोमीटर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो निकल के आएगा ये ऑप्शन आएगा डी वाला, 1 से 3/4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद उसे डैश में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। 1885, 96, 1796, इनमें से कोई सब नहीं। तो यहाँ पर जो सी आंसर हमारा ये है ऑप्शन डी वाला, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। अम्बाला जो विभाग है इसको 1885 में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था। तो ये जो अम्बाला जो विभाग था इसको 1885 में समाप्त कर और 1886 में से दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था। तो इसी कारण से जो यहाँ पर कोई सा नहीं है, 1886 में जैसे सम्मिलित किया गया था। और अम्बाला जो है विज्ञान सामग्री के उत्पादन मिक्सी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अम्बाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सहजातीय माल का उत्पादन करती है? एक अधिकार, एक अधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी या पूर्ण प्रतियोगिता? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यदि x का अर्थ जमा, जमा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ ये गुणा होगा, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा है, तो इनमें इसकी जगह पर आपने ये इसको रखना है और उसके बाद इसमें सही आंसर कौन सा होगा तो ये आपने परिवर्तन करना है। तो जब हम इसे परिवर्तन करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बनेगा। तो 5 प्लस में 3 भाग में 2 गुणा में 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बराबर 5 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 9। तो इसको जो आपने रख लेना है, जैसे ये गुणा वाला जमा है तो इस प्रकार से रख लेना है, तो उसके बाद ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है?
और इसमें जो है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि ये अकार्बनिक अम्ल है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में पेट्रोलियम के शोधन में निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ या हिसार में? CDLU चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो हिसार में ये है। और इसकी जो स्थापना ये हुई थी वर्ष 1970 में, और 1997 में इसे सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में आपने विषम जो है वो आपने बताना है कि इनमें अलग कौन सा है? पेन, विद्यार्थी, पेंसिल या शॉर्पनर। तो इसके अनुसार जो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, क्योंकि पेन, पेंसिल, शार्पनर सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्राकृतिक गैस का मूल्य, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन का। तो प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव है, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CALU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? 1 जनवरी 2021, 21 जनवरी, 11 या 31 जनवरी से। तो CALU और ये हुए हैं ऑप्शन ए 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ एस प्रेस करते हैं तो प्रेशर का प्रयोग होता है। टच पैड, ट्रैक पॉइंटर, ग्राफिक्स टैबलेट या ट्रैक पैड। तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, ट्रैक पैड। नेक्स्ट है इनमें से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई है? पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र में। तो इनमें से कहाँ पर एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई है? और यह है ऑप्शन ए, पानीपत में। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षरण होने का मुख्य कारण CFC। तो ये कुछ सूत्र है यहाँ पर। तो ओजोन परत के क्षरण का जो मुख्य कारण इनमें कौन सा है? ये है ऑप्शन ए वाला, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ये आपके फ्रिज, AC में जो गैस होती है वही गैस ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है, उसके कमजोर होने का, उसके खराब होने का। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर या सोनीपत। तो जैसे कि आपको पता है 6 मंडल हैं, तो ये गुरुग्राम मंडल में कौन सा आता है? तो गुरुग्राम, तो इनमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप ये मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है, और इसमें से आंसर है हमारा ऑप्शन डी वाला, 4, 3, 1 और 2। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। तो एक्वाकल्चर, इसका जो संबंध है ये मत्स्य पालन से है। फ्लोरिकल्चर का जो संबंध है ये फूल जो होते हैं, फूलों की खेती, उसे कहा जाता है। सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट से है, और विटिकल्चर का संबंध ये अंगूरों से है। नेक्स्ट आ जाता है जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया था? स्वीडन, मलावी, वियतनाम या कनाडा। तो जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया था, और ये थी यहाँ पर ऑप्शन बी वाली, मलावी। अगला क्वेश्चन है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम एक योजना है। तो इसका संबंध बताना है। निबंध प्रतियोगिता है, ये खेल प्रतियोगिता है,
ध्वज आरोहण है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम क्या है? ये एक ध्वज आरोहण योजना है। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2015 को बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वज आरोहण कराया था और इस योजना में गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी और अविवाहित लड़की ने ध्वजारोहण किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा यह योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये टेन थीटा वाला या कोस थीटा ये वाला क्वेश्चन है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला 2। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है? तो इनमें से कौन चुने गए थे? जय भगवान गोयल, विजयवर्धन सिन्हा, जयदीप अहलावत या नवदीप विर्क। तो किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है? तो यहाँ पर जो दिया गया था ये रहेंगे ऑप्शन ए वाले, जय भगवान गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए और रुपये 48 प्रति दर्जन के दर से बेचे गए। तो लाभ हानि प्रतिशत आपने इनमें बताना है। तो इनका जो बनेगा ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, 14.2/7% और ये लाभ में है। तो ऐसे हो जाएगा, ये माना जो है ये 100 जो संतरे हैं, 100 संतरों का जो क्रय मूल्य है, तो 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये है। और एक संतरे का कितना हो जाएगा? तो वैसे 3.50 रुपये। और उसके बाद 12 संतरों का तो कितना होगा? 48 रुपये। और एक संतरे का वैसे ही 4 रुपये। फिर लाभ जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो लाभ वाला फार्मूला लगाना है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब जो आपने इसमें से 4 में से 3.50 ये निकाल लेने हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर 0.5 इतना रुपये आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लाभ वाला फार्मूला लगेगा, लाभ वाला। तो लाभ वाले में जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो 0.50/3.50 और गुणा में 100% हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14/2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है? तो समताप मंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है? और ये होता है ऑप्शन सी वाला, ओजोन गैस का। ये जो वायुयान जो उड़ते हैं आपके हवाई जहाज, ये इसी में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मौसमी घटनाएं जो होती हैं जैसे आंधी तूफान, बिजली कड़कना वगैरह, ये सारी इसमें नहीं होती हैं। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे इसमें हवाई जहाज ये उड़ते हैं। और ओजोन की जो परत है वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO, ILO या FAO। तो सबसे पुराना यहाँ पर बताना है और ये है ऑप्शन सी वाला, ALO। ये ILO है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना है ये 1919 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र की ये पहली विशेष एजेंसी है। और ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल और 1948 को। IMF
इसकी हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है, इसकी हुई थी 1945 में। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हुई थी 16 अक्टूबर और 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से संबंधित विकल्प चुनिए। जैसे कब का संबंध समय से होता है, ऐसे ही कहाँ का संबंध आपने बताना है, तर्क, प्रक्रिया, जगह या लंबाई से। तो ये कब जो है सन जो होता है उसमें आ जाता है, समय से संबंधित है। तो इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि कहाँ पर है, तो मतलब वो जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, ये किस जिले में है, जींद, कैथल, भिवानी या रोहतक में। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस आपने बतानी है कौन सी है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या नियोन। तो इसमें जो रहेगा यह ऑप्शन डी वाला है, नियोन। तो विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त जाने वाली जो गैस ये नियोन होती है। और नियोन एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और आवर्त सारणी में 18वें समूह में से रखा गया है। और रैमजे और टेवर्स ने 1898, तो कब, 1898 इसी में इस गैस की खोज की थी। और तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आंसर ये रहेगा। और इसका उपयोग जो है ये विद्युत लैंप जो होते हैं उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से लोकसभा सदस्य है 10, 4, 7 या 3। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला 10। हरियाणा से लोकसभा के 10 सदस्य हैं। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। नेक्स्ट है, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो संसद इनमें से किन से मिलकर बनती है, और यह है ऑप्शन ए वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है, परंतु वह संसद सत्र के दौरान होने वाले मतदान में वोट नहीं देता है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभरनाथ कौशिक का जन्म हुआ था अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी या कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये अंबाला में हुआ था। कब, 1891 में। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और उपन्यास व कहानी लेखन के अतिरिक्त चांद मासिक पत्रिका में दुबे की चिट्ठियाँ नाम से हास्य व्यंग्य भी लिखे हैं। इनकी गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी के समक्ष की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत विभव का एक मात्रक है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल कूलाम, कूलाम जूल या न्यूटन कूलाम। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, जूल कूलाम। तो विद्युत, ये जो आपने चिन्ह देखा होगा वोल्ट, तो V बराबर W/Q, कार्य बटे आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर सबसे बड़ा इनमें नगर है। पानीपत है, और ये फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर रोहतक। तो इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन सी वाला है, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, और यह है ऑप्शन सी वाले, दक्षिणी।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश जो है उससे संबंधित हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है चूज दी वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड। तो यहाँ पर जो आपने इनका जो समानार्थक जो शब्द है इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो आपने बताना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, वुंड घाव। और एंटोनिमस है हीलिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। और तो इसमें जो आपने यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर है ये शुरू में मैनी MANY मैनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम फॉर टू हैव ए विद फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। टाई डाउन, टाई अप, टाई इन या टाई ऑन। और यहाँ पर जो सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है टाई अप। नेक्स्ट हमारा चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपने इसका विपरीतार्थक जो है वो शब्द बताना है। तो डिशियस, म्यूट, विजिबल, कल्टिवेट या टिम्ड। तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर एक एरर है इसमें, और एरर किस में है? द टीचर एज वेल एज ही स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फॉर द ट्रिप, नो एरर। तो यहाँ पर जो इसमें एरर जो है ये ऑप्शन ए वाले में है। यूज एंड इन प्लेस ऑफ एज वेल एज। तो ये जो एज वेल एज है इसके स्थान पर एंड आएगा, द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जोहन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो जो लास्ट नाइट है इसको बदला जाता है प्रीवियस नाइट में। तो इसका जो यहाँ पर इनमें कौन सा सही रहेगा? तो इसमें जो यहाँ पर सही रहेगा ये है ऑप्शन डी वाला, जोहन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। हैज हैव को हैड में बदला जाता है, तो आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। तो ये लास्ट नाइट का जो है ये प्रीवियस नाइट में बदला जाता है। नेक्स्ट हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, 7, 6 या 5। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। इसको अगर आपके याद नहीं रहते हैं तो ऐसे 8 ऐसे अर्थ, 8 अर्थ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट है इनमें से एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी वाला जो है दुष्कर, यही यहाँ पर इनमें अशुद्ध है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध कौन सा होना चाहिए था? तो यहाँ पर जो है ये जो सा जो दिया गया इसकी जगह पर ये षटकोण वाला जो सा है मूर्धन्य सा ये होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में पंचम अक्षर वर्ण है। तो पंचम अक्षर वर्ण इनमें से कौन सा है? या फिर आप कह सकते हैं नासिका वर्ण कई बार एग्जाम में आ जाता है, यमगणनम। तो य, मैं, अंग, अण, न। तो इस प्रकार से ये होते हैं। तो इसमें जो आपने फिर 5 बताना था, तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो है यमगणनम। तो नासिका वर्ण इनको कहा जाता है, इनकी संख्या 5 होती है। नेक्स्ट है पुष्प का सही पर्यायवाची समूह कौन सा है? तो पुष्प का फूल, तरणी, प्रसून, सुमन, नद पुष्प, फूल, कुसुम, रमा, सुमन, कुसुम, प्रसून। तो ये जो ऑप्शन डी वाला जो है यही इसका पर्यायवाची है।
नेक्स्ट है चक्कर पाणी, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले ऐसे कोई व्यक्ति। क्रमधारी या बहुब्रीहि द्विगु या द्वंद्व समास। तो चक्कर को कोई ऐसा व्यक्ति जो चक्कर को हाथ में धारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो उनके लिए शब्द आया है। तो जहाँ पर न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रदान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर आज के आपके सीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।